आज हम आप लोगों को रुधिर का जमना अर्थात कागुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रुधिर रुधिर वाहिनियों में से बाहर वायु के संपर्क में आने पर जेली के समान पदार्थ में बदल जाता है। इसी क्रिया को रुधिर स्कंदन अथवा रुधिर का जमना या रुधिर का थक्का बनना अर्थात ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। मतलब जब हम कहीं कट जाते हैं या चोट लग जाती है तो हमारे शरीर की जो रुधिर वाहिनियां होती हैं या कह लो कि जो हमारे शरीर की खून को ले जाने वाली नसें होती हैं उनसे खून निकलने लगता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर खून बहना बंद हो जाता है, जम जाता है। तो जहाँ पर खून जम जाता है वहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा सा जेली के समान पदार्थ हो जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया कि जेली के समान, क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है तो उसी को जेली कहा गया है। तो इसी खून के जमने की क्रिया को ही ब्लड कागुलेशन अथवा रुधिर स्कंदन अथवा रुधिर का जमना कहा जाता है, या रुधिर का थक्का बनना भी आप कह सकते हैं। तो ये खून कैसे जम जाता है, चलिए पूरी क्रिया विधि को समझ लेते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कागुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग को समझ लेते हैं। तो चोट लगने पर घायल वाली जगह की रुधिर वाहिनियां जो होती हैं उन रुधिर वाहिनियों से या उन नसों से जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं वो सेरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक दो पदार्थ निकालती हैं। भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा रुधिर है, जो हमारा ब्लड है, उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया भी था कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि खून से बाहर जैसे ही आई तो वो सेरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक दो पदार्थ निकालती हैं, और ये पदार्थ रुधिर के बहने को कम करके थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो पूरी प्रोसेस जो होती है ये दो पदों में मुख्य रूप से पूरी होती है। एक तो वासो कंस्ट्रिक्शंस और दूसरा क्लॉट फॉर्मेशंस। क्लॉट फॉर्मेशंस यानी थक्का बनना। तो पहला जो है वासो कंस्ट्रिक्शंस, इसमें क्या होता है, इसमें सेरोटोनिन जो है ये जख्म वाले स्थान पर रुधिर वाहिनियों को सकरा कर देता है, पतला कर देता है। जहां पर जख्म था वहां पर रुधिर वाहिनियां जो थी, जो नसें थी, जैसे कोई पाइप हो तो उसको सकरा कर दो, बहुत चौड़ा अंदर से है तो उसको सकरा कर दो तो कम पानी निकलता है। उसी तरह से जो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं ये क्या करता है, सेरोटोनिन उसको सकरा कर देता है। अब सकरा कर देगा तो जो रुधिर है, वो जो ब्लड है वो कम बहेगा। तो पहली बात तो इसने सेरोटोनिन ने उसको सकरा कर दिया, रुधिर बहना कम हो गया। अब बचा थक्का बनना, यानी थक्का बनने की बात बची है क्लॉट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरी वाली प्रोसेस बची है। तो थक्का बनने की क्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से तीन पदों में पूरी होती है। पहला पद है थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना कहने का मतलब है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जो हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं अथवा जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाते हैं। यानी जब कहीं कट गए हो खून बहेगा। खून में तीन तरीके की सेल्स थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेती हैं, रक्त का थक्का बनाने में इनका कोई योगदान नहीं होता, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, सहायता करती हैं। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में प्लेटलेट्स वाले में बताया था, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं, आरबीसी का अलग है, डब्ल्यूबीसी का अलग है, प्लेटलेट्स का अलग है। फुल वीडियो टोटल जानकारी समझाया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। अब जैसे ही खून बाहर निकला तो वही जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती हैं, क्योंकि हवा लग गई, और हवा लगने से ये क्या होगा, जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घायल या कटे भाग में रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को मुक्त करती हैं, ये भी कह लीजिए। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये हमारे शरीर के कैल्शियम और कुछ प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड में कैल्शियम है और जो प्रोटीन्स है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि उस प्रोटीन और कैल्शियम के साथ मिल जाता है, उनको लेकर के प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम बनाता है। अब आता है दूसरा स्टेप, यानी प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, यानी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन।
तो ये जो प्रोथ्रॉम्बिन है, जब तक इसका कोई काम नहीं होता है अथवा जब तक ये इनएक्टिव होता है, तब तक इसे प्रोथ्रॉम्बिन कहा जाता है। और जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है या सक्रिय हो जाता है, तो यही सी प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रोम्बिन कहा जाने लगता है। भाई इनएक्टिव अवस्था है, सक्रिय अवस्था नहीं है, तो उसको प्रोथ्रॉम्बिन कहेंगे। और जैसे ही सक्रिय हो गया तो इसको थ्रोम्बिन कहा जाने लगता है। सक्रिय अवस्था होती है थ्रोम्बिन। मतलब प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का बनने के लिए आवश्यक थ्रोम्बिन की निष्क्रिय अवस्था होती है, और थ्रोम्बिन क्या है, सक्रिय अवस्था होती है। अब पहले स्टेप में जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना था, वह प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्लाज्मा में उपस्थित हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। भाई हमारी जो प्लाज्मा है उसमें हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, जो प्लाज्मा में हेपेरिन होता है उसको ये निष्क्रिय कर देता है। लेकिन क्यों निष्क्रिय करता है, क्यों इनएक्टिव करता है? तो हेपेरिन को इसलिए निष्क्रिय करता है क्योंकि ये ब्लड को जमने से रोकता है कि ब्लड ना जमे, इसके लिए कार्य करता है। अब चूंकि कट गया है, घाव है, तो वहाँ ब्लड को जमना है, रुधिर का थक्का बनने की जरूरत है, और ये क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देगा, यानी कि ब्लड को जमने से रोकेगा। तो इसीलिए उसको क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। और आपको यहीं पर एक बात बता दें कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड नहीं जमता है, वो हेपेरिन के कारण ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है, या कह लीजिए कि निष्क्रिय कर देता है, और यही एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में भी बदलता है। यानी प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव अवस्था में करता है या एक्टिव अवस्था थ्रोम्बिन में लाता है। अब अगला स्टेप है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब दूसरे स्टेप में जो सक्रिय थ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने क्या किया था, उसको सक्रिय अवस्था में बना दिया था, और सक्रिय अवस्था का नाम था थ्रोम्बिन। तो वही जो थ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन को सक्रिय या एक्टिव करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन है इसको एक्टिव अवस्था में लाता है। तो ये जो थ्रोम्बिन है, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। थ्रोम्बिन क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन का क्या कार्य है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना, चेंज करना। अब ये फाइब्रिन जाली जैसा होता है, जो फाइब्रिन है बिल्कुल जैसे जाली होती है उसी तरीके का होता है। अब ये जहां पर कटा था वहां जाली जैसा फाइब्रिन लग जाता है। भाई जहां पर जो नस कट गई थी तो वहां पर क्या जाता है, और वहां पर जाली जैसा बन जाता है, जाली जैसा लग जाता है। अब उसी जाली में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स, यानी रक्त की जितनी तीनों प्रकार की कणिकाएं हैं वहां पर वो जाली में जाकर के फंस जाती हैं, क्योंकि जाली है तो अब निकल नहीं पाएंगी, तो उसी जाली में ये फंस जाती हैं। और रुधिराण जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सूख जाते हैं, वायु के संपर्क में आ जाएंगे, क्योंकि फंस गए हैं तो धीरे धीरे करके सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो पपड़ी बन जाएगी, और पपड़ी बनने को ही रक्त का थक्का बनना कहा जाता है। यानी वहां पर ब्लड जम गया है तो इसी को रक्त का थक्का बनना कहा जाता है। तो इस पूरी क्रिया में विटामिन के महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो हमारा विटामिन के है, इस पूरी क्रिया को करवाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसमें तत्व कौन सा भाग लिया, तो कैल्शियम तत्व ने इसमें योगदान दिया है। और दो प्रोटीन थी, दो प्रोटीन कौन कौन सी थी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन थी जिन्होंने हेल्प किया। और रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो रक्त का थक्का जमने से हेपेरिन रोकता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है तो किसके कारण, हेपेरिन के कारण नहीं जमता है, क्योंकि यही जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। लेकिन जब बाहर आ जाता है हवा के संपर्क में तो इसका काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्लड जम जाता है, यानी ये कार्य नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इसको निष्क्रिय कर दिया जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के द्वारा, ये निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए उस स्थिति में जब हवा लग जाती है तब ये कार्य नहीं कर पाता है, इसीलिए रक्त का थक्का बाहर जम जाता है और शरीर के अंदर नहीं
जमता है। पहले पॉइंट में देखिए, मैंने विटामिन के की भूमिका बताया है। क्यों बताया? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण तभी होगा जब विटामिन के होगा, मतलब प्रोथ्रोम्बिन तभी बनेगा जब विटामिन के उपस्थित होगा। आशा है आप सभी लोगों को ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड या रक्त का थक्का जमने की पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।